जहां एक तरफ ईरान में आखिरकार सरकार झुक गई और महिला प्रदर्शनकारियों को मिली सबसे बड़ी जीत, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। चीन को काउंटर करने के लिए भारत और जापान एकदम खुलकर सामने आ गए। चीन की जेब पर सबसे बड़ा हमला जापान और भारत का। जापान और भारत के मिलने का अर्थ है ना, आधी दुनिया जीत लेना। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक समय का ईरान ना बहुत मॉडर्न था। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें किसी पश्चिमी दुनिया की नहीं है। एक बार को इन्हें देखकर आपको टेंशन हो जाएगी और आपको लगेगा कि अरे ये तो ऐसा लग रहा है कि झूठी तस्वीरें हैं, ये अमेरिका यूरोप का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तस्वीरें हैं ईरान का। कभी ईरान ऐसा ही हुआ करता था, एकदम खुले विचारों वाला। यहाँ की जो महिलाएं थी वो ज्यादातर वेस्टर्न कपड़े में देखी जाती थी। 1979 तक का दौर बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक से 79 में लगा दिया जाता है इस्लामिक ड्रेस कोड, यानी आपको हिजाब विजाब पहनकर निकलना होगा। उसी साल औरतें उतरती भी हैं विद्रोह में, लेकिन उस विद्रोह को दबा दिया जाता है और 1980 में कहा जाता है कि आपको पहनना ही होगा। 1983 में एक और नया नियम आता है कि हिजाब सिर्फ मुस्लिम महिलाएं ही नहीं, जितनी भी कम्युनिटी की हैं, नॉन मुस्लिम्स भी हैं, उन्हें भी पहनना होगा। और फिर ये प्रदर्शन पूरी तरीके से दब जाता है। इस प्रदर्शन के दबने के बाद ईरान की महिलाएं हमेशा के लिए कैद हो जाती हैं। ईरान की सरकार एक मॉरल पुलिस बिठा देती है जो देखेगी अगर किसी ने कुछ तोड़ा, कोई नियम तोड़ा, कोई बिना हिजाब के नजर आ रहा है, तो फिर उसे पकड़कर ले जाकर प्रताड़ना दिया जाएगा। यही हुआ महसा अमीन के साथ। महसा अमीन बिना हिजाब या गलत ढंग से हिजाब पहनने के चक्कर में पकड़ी गई और इस कुर्द महिला को जिस तरीके से टॉर्चर किया गया, उनकी मौत हो गई। इस मौत ने एक बवाल का काम किया और इस बवाल में पूरा ईरान जलने लगा। प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए और कट्टरपंथियों को निकाल के बाहर फेंकने की बात होने लगी। अब ईरान के अंदर जैसे ही ये प्रदर्शन बढ़ने लगा, वैसे ही सरकार की यातनाएं भी बढ़ने लगी और कहा जाता है करीब 300 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और ये मौत आधिकारिक आंकड़ा है। दुनिया के देश भी अब धीरे धीरे इस मामले में कूदने लगे। फ्रांस भी कूदने लगा, यूएन भी कूदने लगा, अमेरिका भी कूदने लगा। कई देशों ने ये कहा कि हम सपोर्ट में हैं जो ईरान की महिलाएं कह रही हैं और कर रही हैं। इस प्रदर्शन को हमारा पूरा समर्थन है। ईरान सरकार के लिए अब बहुत मुश्किल होने लगा। ऐसा लगने लगा कि अब यहाँ तख्ता पलट का सीन आने लगा है। अब इसे देखते हुए ईरान ने एक शिक्षा ली चीन से। चीन के अंदर भी प्रदर्शनकारी जिस तरीके से आग बबूला हो गए और प्रदर्शन बढ़ने लगा, वैसे में सरकार ने बहुत जल्दी प्रदर्शनकारियों की मांग मान ली और कई सारे कोविड केंद्र को हटा दिया, जांच के केंद्रों को हटा दिया। हालांकि पूरी तरीके से अभी नहीं हटाया है, फिर भी चीन की सरकार ने प्रदर्शनकारियों को ये बता दिया कि हाँ, हम झुक गए। मामला धीरे धीरे शांत होने लगा। ईरान इस बात से बहुत जल्दी सीख गया और ईरान ने भी यही किया। ईरान ने प्रदर्शनकारियों के सामने झुकते हुए सीधे ये कह दिया कि ठीक है, हम ये जो मोरल पुलिस है ना, हम इसे ही हटा देते हैं। इसकी वजह से सारा बखेड़ा खड़ा हुआ और हम आपको छूट देते हैं। ये ईरान की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। जिस तरीके से वो सड़क पर आई, आखिरकार जीत मिली। स्थानीय मीडिया की ये रिपोर्ट है। ISNA ने अटॉर्नी जनरल मोहम्मद जाफर मोटांजरी के हवाले से कहा कि अब नैतिकता पुलिस को हटा दिया गया है। कोई नैतिकता पुलिस नहीं रहेगी। वो नैतिकता पुलिस जिसको बनाया गया था 2006 में, अब इस नाम का कोई भी पुलिस नहीं है। किसी तरीके से समस्याएं अब लोगों को नहीं आएगी। यानी 40 साल पुराना कानून आखिरकार ईरान को तोड़ना पड़ा। 14,000 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी कर चुका है ईरान, लेकिन अब सरकार को आखिरकार झुकना पड़ रहा है। इस बड़े बदलाव को, ईरान में ये बड़ा बदलाव अब दुनिया के कई देशों को और भी ज्यादा प्रेरणा देगा। जहां इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, वहां पर कैसे
आखिर तक लड़ने से जीत मिल ही जाती है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, वहीं दूसरी खबर ना एकदम से हड़कंप मचा देगी। जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लें। जापान के जो लोग होते हैं, ज़्यादातर आप कंपनियों के लोगों को देखेंगे जो टेक्निकल बंदे होते हैं, टेक्नोलॉजी के सेक्टर के बंदे होते हैं, उनमें अनुशासन कूट कूट कर भरा हुआ है। वो 1 मिनट लेट होना भी पसंद नहीं करते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि जापान के जो लोग इन कंपनियों में हैं, उनका अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो ये बैकग्राउंड इनकी मिलिट्री से संबंध को दिखलाता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और अमेरिका ने ट्रीटी साइन कर ली जापान के साथ और कहा कि आप अपनी सेना नहीं बनाओगे, आप किसी टेक्नोलॉजी पर काम नहीं करोगे, हथियारों की टेक्नोलॉजी पर हथियार नहीं बनाओगे, तो फिर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तब इन्होंने कहा कि ठीक है, जो हम हथियार बनाते थे, जो हम टैंक बनाते थे, अब हम गाड़ियां बनाएंगे, अब हम इलेक्ट्रिक चीजें बनाएंगे। और ये वही अनुशासन वाले लोग थे जो इन कंपनियों में आते चले गए। अनुशासन का एक ऐसा ढर्रा बन गया कि इससे इन कंपनियों में काम करने वाले लोग एक तो तेज दिमाग के थे ही, साथ ही अनुशासन प्रिय थे। जापान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल जाएगा, ये बात अमेरिका भी जानता था। यही वजह था कि अमेरिका ने इस तरीके की रोक लगाई थी कि तुम हथियारों के मामले में आगे मत आना। अमेरिका ने जानबूझकर ये सब कुछ किया था ताकि एक बार फिर से जापान खड़ा न हो जाए उसी के खिलाफ। पर अब जबकि पूरा माहौल बदल गया है और चीन हो गया है असली वाला दुश्मन, तो फिर जापान अपने रूप को बदल रहा है। ये जो मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में आप देख सकते हैं कि जापान के पीएम और पीएम मोदी के बीच की केमिस्ट्री, ये साफ दिख रहा था कि जापान और भारत एक होकर सामने आ रहे हैं। अब कुछ रिपोर्ट्स देखिए जिसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से भारत और जापान एक साथ खड़े हो रहे हैं। पहले तो ये तमिलनाडु के 3 लोगों को खास तौर पर सरकार के द्वारा सम्मान दिया गया। और ये सम्मान क्यों दिया गया? ये सम्मान दिया गया कि इन्होंने मदद की दोनों देशों के रिश्ते को अच्छे करने के लिए। ये इंडो जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लोग हैं, जिनमें वाइस चेयरमैन वगैरह हैं, को ये अवार्ड दिया जा रहा है। इसके अलावे ये खबर देख सकते हैं आप, जहां इंडियन टेकी अब जापानीज सीख रहे हैं क्योंकि टोक्यो में बहुत सारा ऑफर आ रहा है। दूसरी बड़ी कंपनी जापान की नीडो, ये भारत को मदद कर रही है एनर्जी सेक्टर में। और ये खबर कि जापान भारत को कई क्षेत्रों में मदद कर रहा है ताकि इसकी इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। अब भारत और जापान ने साथ मिलकर BRI को तोड़ने का पूरा प्लान बना लिया है। अब दोनों देश मिलकर जॉइंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA और भारत की एजेंसियां मिलकर अब कई देशों में बनाएंगी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी शुरुआत इन्होंने बांग्लादेश में कर भी दी है। बांग्लादेश में जापान भारत की मदद कर रहा है। इसके अलावे नेपाल, भूटान और भी कई देशों में दोनों देश मिलकर बनाएंगे प्रोजेक्ट्स, जो सीधे सीधे माना जा रहा है कि ये BRI के खिलाफ एक बड़ा मूव है। वियतनाम, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ईस्ट अफ्रीका में पहले से ही जापानीज फार्म हैं। अब ये दोनों फार्म मिलकर BRI का मुकाबला कर रहे हैं। इससे आपको क्या लगता है, भारत का ये सही कदम है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।